पुलिस और चोर, इनके बीच लुका छुपी, पकड़ना, उनका भागना, बचपन से आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन ये जो खेल होता है ना, पकड़ने और छुपने का, ये इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए पुलिस वालों को बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। और पुलिस वालों के साथ साथ जो भाग रहा है, चाहे वो चोर हो, कातिल हो, रेपिस्ट हो, किसी भी तरह का मुजरिम हो जिसकी तलाश है, उसके लिए उतना ही मुश्किल होता है। कितने वक्त तक पुलिस की निगाहों से बचना, अपने फैमिली, परिवार, ख़ानदान, दोस्त, उन सब से भी दूर रहना, जो भी अगर उसकी नौकरी है नौकरी छोड़ना, बिजनेस है उससे अलग होना, नए नए ठिकानों पर जाना, बदलना, सोच कर देखिए कितना मुश्किल होता है। अब इसी फ्रेम में ये सोचिए कि एक शख्स, एक कातिल, जिसके ऊपर 11 साल के एक बच्चे के कत्ल का इल्ज़ाम है, जिसको उसने किडनैप किया फिर कत्ल किया, 35 सालों तक, पूरे 35 सालों तक वो पुलिस और कानून को धोखा देता रहा, भागता रहा, बचता रहा। ये 35 साल उसने कैसे काटे होंगे, कैसे वो बचा होगा। तो ऐसे कैरेक्टर की कहानी समझना भी बड़ा ज़रूरी होता है कि जब ये लोग भागते हैं, पुलिस से डर कर इधर उधर छुपते हैं कि पकड़े ना जाए, तो उस वक्त उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। सिर्फ ये नहीं कि वो बाद में पकड़े गए, इतने साल बेवकूफ़ बनाया पुलिस को या धोखा दिया। ये 35 साल काटे कैसे? हो सकता है बहुत सारे मुजरिम इससे फिर सबक लें और वो कोशिश करें कि एक तो क्राइम ना करें, दूसरा ये कि फिर भागे भी नहीं, क्योंकि वो और भी ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली चीज़ होती है। आज की कहानी एक ऐसे कातिल की कहानी है जो पूरे 35 सालों तक पुलिस को चकमा देता रहा, 35 सालों तक भागता रहा, और 35 साल के बाद जब वो भागा था, जब वो आरोपी था, तब उसकी उम्र करीब 30 साल रही होगी। और 35 साल बाद जब वो पकड़ा गया तो एक बूढ़ा शख्स, एक अधेड़, 65 ईयर ओल्ड। लेकिन उसके इस 35 सालों की कहानी बेहद दिलचस्प है। ये कहानी पंजाब की है। पंजाब के एक इलाके में जिसका नाम है, उस इलाके का कैंप बाला। कैंप बाला में एक परिवार रहा करता था। एक महिला थी विद्यावती, वो अपने पति के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था 11 साल का। परिवार बेहद खुश था, खेती बाड़ी की ज़मीन थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो एक दिन विद्या बाला अपने 11 साल के बेटे को लेकर, बल्कि विद्यावती माफ़ कीजिएगा, बेटे को लेकर खेत की तरफ से गुजर रही थी। वहाँ पे थोड़ा सन्नाटा था, गांव का इलाका। तभी वहाँ गांव के ही 3 लोग उसको टकराते हैं। उनमें से एक का नाम था पप्पू, एक का नाम जसवंत और एक का नाम आनंद कुमार। वो तीनों, चूँकि विद्यावती ठीक ठाक फैमिली से थी, गहने वहने पहने हुए थे, उन्होंने चाकू निकाला, विद्यावती से सारे गहने उतरवाए और फिर और पैसे की मांग की। विद्यावती ने कहा हमारे पास कुछ है नहीं, तो उन्होंने उसको टॉर्चर भी किया और फिर और पैसे मांगने के लिए उन्होंने उसके बेटे को छीन लिया। वो रोती रही। उन्होंने कहा चुपचाप तू बाकी के पैसे ले आ, वरना तेरे बच्चे को मार देंगे। और वो तीनों बच्चे को लेकर चले गए। बदहवास विद्यावती अपने घर पहुंचती है, आकर सारी बात बताती है। गांव के तमाम लोग अब विद्यावती के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं, उसके बच्चे को ढूंढते हैं, कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस में मामला दर्ज कराते हैं। अगले दिन इस इंसिडेंट के, ये इंसिडेंट है 18 जनवरी 1989, 18 जनवरी 1989, यानी आज से ठीक 35 साल 3 महीने पहले। तो पुलिस अब तलाश करती है। अगले दिन शाम तक उसी इलाके के करीब एक जंगल है, उस जंगल में पुलिस जाती है तलाश करने, और वहाँ उस 11 साल के बच्चे की लाश मिलती है। चाकू से उस पर हमला किया गया था, बच्चे की मौत हो चुकी थी। अब पुलिस विद्यावती के बयान पर केस दर्ज करती है। चूँकि वो उसी इलाके के थे, तो 3 नाम थे और उन तीनों नामों को पुलिस अपनी FIR में दर्ज करती है। एक का नाम पप्पू, एक का नाम जसवंत और एक का नाम आनंद कुमार। अब पुलिस इन तीनों की तलाश शुरू करती है। तो पप्पू और जसवंत तो पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं अगले 2-4 दिनों में। आनंद कुमार भाग जाता है। अब ये इंसिडेंट पंजाब के कैम्बाला का है और आनंद कुमार रहने वाला बिहार का। अब चंडीगढ़ के करीब मामला था। चंडीगढ़ की पुलिस केस दर्ज करके अब उसे ढूंढती है, उसके घर पर भेजती है, दबिश डालती है। कई दिनों तक गांव में पुलिस पड़ी रहती है, लेकिन वो आता नहीं है गांव में। तलाश जारी रहती है। जहाँ जहाँ खबर मिलती, इन दोनों से, जो पकड़े गए पप्पू और जसवंत से, उनसे जो क्लू मिलते पुलिस उसके हिसाब से, मतलब करीब आधा दर्जन स्टेट तो
छान मारा, लेकिन आनंद कुमार कहीं मिला नहीं। इस दौरान में कोर्ट में अब मामला गया। 1990 में एक कोर्ट ने आनंद कुमार को भगोड़ा करार दे दिया। अब इसके बाद भी पुलिस की टीम लगातार धक्के खा रही है, आनंद कुमार का कोई सुराग नहीं। धीरे धीरे अब वक्त बीतता है, 89 से 90, 91, 92, 93, लगभग 30 साल बीत जाते हैं। आनंद कुमार का कोई अता पता नहीं। और अब तो चंडीगढ़ पुलिस भी भूल गई कि ऐसा कोई केस भी है, क्योंकि अब 30 साल पुराने केस या फाइल में कहाँ झाके, बल्कि 30 नहीं 34 साल हो चुके थे। तभी हर स्टेट में आजकल एक नई अच्छी चीज़ हुई है, पहल वो ये हुई है कि जो भी एक पुराने केस, पेंडिंग केसेस होते हैं जो अनसॉल्व है, उसकी फाइलों पर एक बार हमेशा एक मीटिंग होती है, उस पर अपडेट मांगा जाता है कि इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। तो चंडीगढ़ पुलिस के एक सीनियर अफसर की नज़र इस 34 साल पुराने केस पर पड़ी। ये बात है लास्ट ईयर की, 2023 की। वो सारी केस स्टडी की उन्होंने, FIR और ये सारी चीज़ें। अब इधर ये था कि 89 में जो 2 लोग पकड़े गए थे वो अपनी सज़ा काट के बरी भी हो गए, लेकिन जो तीसरा है वो पकड़ा ही नहीं गया। तब अपडेट लिया गया तो पता चला कि फिर बीच में तो भूल ही गए थे, फिर नए सिरे से सारे सोर्सेस को जिंदा किया गया। उसके बाद पुलिस इधर उधर भटकी। तभी पुलिस को एक जानकारी मिली। जानकारी ये थी कि कुछ वक्त पहले उसके गांव में एक साधु आया था, और वो साधु लगातार गांव में ही था, फिर कुछ दिन उस घर पे भी गया और फिर निकल गया। अब ऐसे कुछ केस पुलिस को याद आ गए। क्राइम करके सबसे अच्छे छुपने की जो जगह होती है वो ऐसी आश्रम, दूर दराज, आप अपना साधु के भेष में या कहीं आप छुप जाइए। अब उसमें भक्तों के बीच में आपको पता ही नहीं चलता है। अभी कुछ वक्त पहले एक मुंबई का ऐसे ही पकड़ाया था। तो पुलिस को लगा कि ऐसा तो नहीं है कि आनंद कुमार साधु वाधु के भेष में छुपा हो और हम कहीं और तलाश कर रहे हैं। अब पुलिस ने अपने मुखबिरों को लगाना शुरू किया। जब मुखबिरों को लगाना शुरू किया तो फिर धीरे धीरे पुलिस को पता चला कि एक उससे मिलता जुलता शख्स कोई है जो अलग अलग आश्रमों में देखा गया, लेकिन वो मथुरा में भी देखा गया, वो कासगंज में भी देखा गया, वो मध्य प्रदेश के भी आश्रम में देखा गया। अब क्या किया जाए, लेकिन ये था कि इस केस को सॉल्व करना है। तो एक स्पेशल टीम बनाई गई चंडीगढ़ पुलिस की, और इस टीम को कहा गया कि तुम्हारा और कोई काम नहीं है, तुम इस 35 साल पुराने केस को सुलझाओ और उस आनंद कुमार को पकड़कर कोर्ट के सामने पेश करो। अब वो स्पेशल टीम, जिसमें 3 लोग थे, उनका काम था सिर्फ पता करना। अब वो टीम निकलती है, जहां जिससे जो सुराग मिलता वो टीम उसी की तरफ भटकती जाती। इस दौरान में इन्होंने कम से कम यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सारे स्टेट में जहां जहां जो जानकारी मिली ये टीम पहुंच जाए। पिछले 9 महीने से ये टीम 1989 के एक फरार कातिल की तलाश कर रही थी, और आखिरी उनके पास जहां भी जाते इनपुट यही था कि आनंद कुमार अब भेष बदलकर साधु बाबा बन चुका है और उसी के हिसाब से वो आश्रम में अलग अलग रहता है। लेकिन कई जगह गए, वसूलियों को दिखाया भी तो वहाँ के लोग पहचानते हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं था तो, लेकिन 2 महीने पहले निकल गया। तो जो एक पैटर्न निकला वो ये निकला कि ये कहीं भी रहता है, 2 महीने से ज़्यादा नहीं रहता। अब सोचिए 35 साल और किसी भी एक ठिकाने पर 2 महीने से ज़्यादा नहीं, तो कितने ठिकाने बदले होंगे उसने। खैर पुलिस की टीम लगी रही। अब आखिरी फिर पुलिस को ये पता चला कि इसको फर्रुखाबाद के एक आश्रम में देखा गया। पुलिस की टीम फर्रुखाबाद पहुंचती है। जब फर्रुखाबाद पहुंची तो पता चला नहीं, वो वहाँ से निकलकर हाथरस के एक जंगल के करीब एक आश्रम है, वो वहाँ चला गया। पुलिस अब वहाँ भी पहुँचती है, पता चला वहाँ पे भी नहीं है, कुछ वक्त पहले से निकल गया। फिर पता चलता है कि वो अलीगढ़ में, अलीगढ़ पुलिस जाती, फिर पता चलता है मैनपुरी में, मैनपुर जाती है, फिर पता चलता है कि कासगंज में आखिरी। अब पुलिस कासगंज पहुँचती है। अच्छा, ये जो पुलिस की टीम है ये खुद फ़कीर या फिर साधु, इसी हुलिये में, कोई पुलिस की वर्दी नहीं, और लगातार भटक रहे हैं। और सोचिए 9 महीने से एक कातिल को ढूंढ रहे हैं अलग अलग ठिकानों पर, आश्रम दर आश्रम भटकते 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 आखिरकार
4 दिन पहले की बात है। ये कासगंज के एक आश्रम में पहुंचते हैं। जब कासगंज के उस आश्रम में पहुंचते हैं तो वहाँ उस हुलिये का एक शख्स उनको नजर आ जाता है, दाढ़ी बड़ी हुई साधु के भेष में। तो पहले उस आश्रम के लोगों से लोग ऐसी पूछताछ करते हैं, बाकी लोगों की पूछताछ शुरू करते हैं ये, ताकि शक न हो। फिर उसका पता चलता है ये कब से है, तो पता चला कि ये भी 2 महीने से आया। तो उन्होंने कहा कि फिर उससे अब कैसे बात करें, तो गए। उसके बाद चेक भी करना था, तो कहा कि हमें पूजा पाठ करानी है और कुछ हमें दान दक्षिणा देनी है, हम मन्नत मांग करें। तब ये फकीर के वैसे भेष में थे। वो तैयार हो गया। उसके बाद जगह और वक्त तय, और ये लोग लगातार नजर रख रहे हैं। उस जगह और वक्त में जैसे ही वो पहुंचता है, पुलिस वालों का शिकंजा उसके हाथ में, और उसके बाद वो उसके नाम से पुकारते हैं आनंद मोहन। वो घबरा जाता है। फिर उसे लेकर वापस वो चंडीगढ़ पहुंचते हैं। 35 साल से फरार आनंद मोहन गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन पुलिस के मन में अब भी एक सवाल बाकी था कि इन 35 सालों तक इसने कानून को कैसे उलझाया, क्या इसने किया, कैसे बचा, कब कब कहाँ कहाँ छुपा रहा, भागा। तब उसके बाद उसकी कहानी आई। उसने कहा कि जब उसने 89 में 18 जनवरी को चंडीगढ़ के करीब उसे 11 साल के बच्चे का कत्ल किया अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पैसे के लालच में, तो उसे पता था कि अब उस विद्यावती के वजह से वो पकड़े जाएंगे। तो फिर ये हुआ कि तीनों अलग अलग निकल लो, एक साथ नहीं। तो वो दोनों अलग चले गए। अब उसे ये भी पता था कि मैं घर जाऊंगा अगर बिहार, तो घर पे भी पुलिस की टीम पहुंच जाएगी। तो वो इधर उधर कहीं नहीं गया, वो वहां से सीधे निकला और अलीगढ़ पहुंच गया। अब अलीगढ़ कुछ पैसे थे, उससे कुछ दिन रहा इधर उधर भटकता हुआ, लेकिन अब क्या है, कानून से भी भागा हुआ है, बचना भी है। तो अलीगढ़ में रहने के दौरान उसने देखा कि अलीगढ़ के ताले बड़े मशहूर हैं और यहाँ तालों का अच्छा खासा कारखाना, और 89 में तो काफ़ी कुछ था। तो वहीं एक ताला चाबी की दुकान में काम करना शुरू कर देता है, जो बनाया जाता था जहाँ। अब उसे ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं, सर छुपाने के लिए जगह मिल गई है, अपना ताला चाबी का काम कर रहा है। वो वहीं अलीगढ़ में रहा। लेकिन फिर उसे लगा कि नहीं, अगर ज़्यादा दिन रहेंगे क्या पता कोई किसी तरह से पुलिस पता कर ले। तो उसने कहा कि यहाँ पर टिकना ठीक नहीं है। कुछ ही महीने उसने काम किए। उसके बाद वो वहाँ से सीधे निकलता है और उसके बाद वो पहुँच जाता है आपके सोनीपत। सोनीपत जाने के बाद वहाँ पे कुछ मजदूरी का काम करता है, फिर वहाँ से भी फ़ौरन निकल लेता है। अब पहुँचता है पानीपत। पानीपत में सब्जियों और फल की बहुत बड़ी मंडी है, और वो हमेशा ऐसी जगह देखता था जहाँ भीड़ भाड़ बहुत लोग हों, क्योंकि ऐसे में किसी एक अनजान कौन बाहर से आया उसको पहचानना आसान होता है। तो वो पहुँच गया कि पानीपत की फल और सब्जी मंडी में, और वहाँ उसने नौकरी कर ली। अब वो पानीपत में कई महीने तक नौकरी करता रहा। फिर इस दौरान में पानीपत से निकलता है वापस यूपी के अलग अलग, कभी शाहजहाँपुर, कभी मथुरा, कभी कासगंज, कभी शाहजहाँबाद, कभी मध्य प्रदेश, इधर उधर भटकते भटकते फिर ये झारखंड पहुंचता है। अभी तक कि जहाँ जाता मजदूरी नौकरी जो भी मिलता करता और अपना छुपता रहता। परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं। उसे मालूम था कि फैमिली के पास जाएंगे, उस वक्त मोबाइल भी नहीं था, तो कांटेक्ट कहाँ करें, घर में फ़ोन भी नहीं था, लैंडलाइन, तो क्या करें। लेटर लिखने का था, उसे इतना पता था कि लेटर लिखेंगे तो वो जो स्टैम्प आएगा फिर वो पता चल जाएगा कि किस शहर से भेजा है, तो पुलिस वहाँ तक पहुँचोगी, क्या पता, डर था कि उस तक न पहुँच जाए। तो खैर ये बचते बचाते वो पहुँचता है झारखंड। झारखंड में जाने के बाद रांची में पहली बार वहाँ कुछ दिनों तक काम करता, फिर देखता है कि शहर के बाहर एक आश्रम है, वहाँ बहुत सारे साधु बाबा रह रहे हैं। पहली बार उसे वहाँ ख्याल आता है कि अगर मैं इनके साथ रहूँ तो सेफ हूँ, क्योंकि ऐसे आश्रम में साधुओं के बीच ये सब कौन ढूंढने किसी को आता है। अच्छा 89-90 की उस वक्त की बात है, तो ये इतना सारा सोशल मीडिया, क्राइम, क्रिमिनल, आश्रम में पना, ये सब था ही नहीं। इतना था भी तो बहुत पता कम चलता था। तो पहुंच गया अब झारखंड के एक आश्रम में, और वहीं उसने पहली बार साधु का गेटअप धारण किया। वहाँ रहा, उसका झारखंड के अलग अलग आश्रम में पहुंचा, फिर वहाँ से निकला, हरिद्वार गया, यूपी, उसके बाद MP, इनके अलग अलग आश्रम में रहता रहा। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में
एक बार उसे लगा कि घर जाना है। वो घर पहुंचा और एक साधु बाबा पहुंचे और इस एक 35 साल में की गई गलती ने वहाँ के कुछ लोगों को चौकन्ना किया। और फिर इधर 34 साल बाद ये केस दोबारा जब पुलिस ने खोलने का फैसला किया तो 9 महीने की कोशिश के बाद आखिरकार 9 महीने तक सिर्फ एक शख्स को तलाश करना है। आप सोचिए, हम 140 करोड़ लोग हैं यहाँ पर, तो कई बार कहना आसान होता है, लेकिन आप सोचिए कि एक शख्स को आपको ढूंढना है जिसका कोई नंबर नहीं, कोई और ज़रिया नहीं, और उसको मतलब मैन टू मैन तलाशी होनी है। और आखिरकार 9 महीने की मशक्क़त के बाद चंडीगढ़ की पुलिस की टीम ने यह कर दिखाया और 35 साल पुराना कातिल अब कानून के शिकंजे में है और अब अदालत में उसका हिसाब किताब होगा। तो ये थी आज की कहानी। आज की कहानी कई बार कई इत्तेफाक होता है, ठीक 1 साल पहले अप्रैल का ही महीना और लगभग वही तारीख 17-18, और 1 साल बाद वही तारीख, लेकिन साल तब 23 था, अब 24। कनाडा पुलिस ने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर कनाडा के इतिहास में हुई अब तक की सबसे बड़ी गोल्ड और कैश की चोरी का पूरा राज खोल दिया है। इस चोरी ने पूरे देश और दुनिया को हैरान कर दिया था जब ये चोरी हुई थी। उसकी वजह ये थी कि एयरपोर्ट पर अब छोटी मोटी चोरी तो है नहीं, एक अकेला शख्स आता है और सोचिए, करीब उस वक्त वेट था गोल्ड का 400 केजी, 400 किलोग्राम, और जिसमें 6600 सोने की छड़ियाँ थी एक तरह से, और 1.9 मिलियन कैनेडियन डॉलर, तो लगभग कितने 100 करोड़ हो गए, जोड़ते रहिए आप। तो 400 केजी प्योर गोल्ड, 1.9 मिलियन कैनेडियन डॉलर, एक अकेला शख्स कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट से अकेले चोरी करके चला जाता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। कनाडा के बाद अमेरिका और भी दुनिया के कई देश, स्विट्ज़रलैंड की भी पुलिस, ये तमाम लोग लगे रहते हैं इनको ढूंढने में, और आखिरकार 1 साल के बाद ये अनोखी चोरी का राज खुलता है। तो पहले चोरी और फिर राज कैसे खुला। बात 17 अप्रैल 2023 की है, 17 अप्रैल 2023। एक स्विट्ज़रलैंड में एक कंपनी है ज्यूरिख में, और इस कंपनी का नाम है स्विस बैंक राइफिसेन वॉलकैम्बी। तो एक तरह से ये कंपनी जो है ये मेटल में डील करती है, सोने वोने में, और इसकी रिफाइनिंग कंपनी है, उसको निखारती है, संवारती है। तो इसी स्विस कंपनी के 400 केजी गोल्ड और 1.9 मिलियन कैनेडियन डॉलर ज्यूरिख से एयर इंडिया की फ्लाइट से टोरंटो भेजे जा रहे हैं। टोरंटो में एक बैंक को ये सारी चीज़ें देनी थी, पैसे और साथ में ये जो पूरी जो सोने की खेप थी। टोरंटो में जिनसे देना था वैंकूवर बुलियन एंड करेंसी एक्सचेंज, उन तक ये पहुंचाना था। तो एयर इंडिया की फ़्लाइट बुक हुई, फ्लाइट में कंपनी के लोग भी चढ़े, और उसके बाद अब साथ में ये 400 केजी गोल्ड और 1.9 मिलियन कैनेडियन डॉलर कैश बॉक्स में रखकर प्लेन के कार उसमें डाल दिया गया जिसमें सामान जाता है। अब ज्यूरिख से ये प्लेन चली। कुछ घंटे की उड़ान के बाद 17 अप्रैल 2023 की शाम ठीक 3:56 पर, 4 बजने से 4 मिनट पहले, ये जो टोरंटो एयरपोर्ट है वहाँ पे लैंड करती है। लैंड करने के बाद सारे मुसाफिर उतरते हैं, और उसके बाद बाकी जो सामान है वो उतारने के लिए आते हैं। और जब ये सामान भेजा था ज्यूरिख से स्विट्ज़रलैंड से, तो इस कंपनी ने, जिनका ये गोल्ड और पैसे थे जो टोरंटो के लिए भेजे जाने थे, उन्होंने बाकायदा टोरंटो में एक सिक्योरिटी कंपनी को हायर किया था जो एयरपोर्ट से बैंक तक बाहिफाजत सोना और कैश को पहुंचाएगी। और ये एक मियामी की कंपनी थी, सिक्योरिटी कंपनी, और इसका नाम था ब्रिंक सिक्योरिटी कंपनी। तो ब्रिंक कंपनी को ये ठेका दिया गया था कि भैया एयरपोर्ट से ये सारी चीज़ें बाहिफाजत आपको वहाँ के टोरंटो के बैंक के लॉकर में रखवाना है और साथ में ये कैश पहुँचाना है। सब कुछ ठीक था, एयरपोर्ट पे लैंड किया, सामान उतरा। अब ये जो पूरा कार्गो था इसको उतारा गया। अब
400 kg है तो बड़े बॉक्स थे बहुत, उसी एक बॉक्स में सब कुछ रखा हुआ था। उसको उतारने के बाद अब जो एयरपोर्ट के, एयर कनाडा के एयरपोर्ट की अपनी कार्गो की जगह थी जो, वहाँ पर उस बॉक्स को ले जाकर रखा जाता है। अमूमन यही होता है, आपका जो सामान उतरता है एयरपोर्ट के कार्गो में उसको रखा जाता है। तो प्लेन से उतरा और ले जाकर इसको एयरपोर्ट, टोरंटो एयरपोर्ट के कार्गो में इस पूरे जो एक तरह से बड़ा बॉक्स था उसको रख दिया गया। वाइट कलर का ये बॉक्स था जिसके अंदर ये 400 kg गोल्ड और कैश थे, रख दिया गया, वहाँ रखा हुआ है। अब कार्गो से कोई भी चीज़ रिसीव करने का एक बड़ा सिंपल तरीका पूरी दुनिया में है, वो है आपको एक पेपर लेके जाना होता है ताकि आपको डिलीवरी मिले। और ये पहले से होता है कि भैया ये रहा, बाकी के पेपर जो बंदा आएगा, वो जो कंपनी आएगी वो आपको ओरिजिनल पेपर दिखाएगी और आप उसके बाद ये सामान उसको सौंप देंगे। 3:56 पे ये उतरा, आप कार्गो के अंदर सारा सामान जाकर रखा गया है। लगभग 2.25 घंटे बीत जाते हैं। शाम के ठीक 6:32 का वक्त है। कार्गो में सारा सोना रखा हुआ है। 6:32 पर एक बंदा जो एक सिक्योरिटी कंपनी के ही ड्रेस में है, जो गाड़ियों में जैसे आपने देखा होगा एटीएम में जो करते हैं, तो वहाँ पहुँचता है उस कार्गो के बाहर गेट पे एक बड़ी सी वाइट रंग की वैन लेकर। तो एक ट्रक ही था, ट्रक लेकर पहुँचता है, उतरता है, कार्गो के अंदर दाखिल होता है। वहाँ के जो मेन इंचार्ज हैं उनको एक पेपर देता है। वो पेपर यही पेपर है जो आप देख रहे हैं, ये रिसीविंग था। इस पेपर को देखने के बाद ही आपको सारा माल मिलना था, वो सारे गोल्ड और वो सारे कैश। तो वहाँ के जाकर वो इंचार्ज को ये पेपर देता है, वो पेपर को चेक करता है। पेपर चेक करने के बाद देखता है कि इसका कौन सा कंटेनर है, क्योंकि कंटेनर में सारा गोल्ड रखा हुआ था। तो उस पेपर नंबर और उससे कंटेनर को मैच करता है, उसके बाद वेरीफाई करता है और फिर कहता है कि भाई अपनी गाड़ी लाओ और कंटेनर ले जाओ। अब कार्गो में बड़े बड़े चूँकि कंटेनर होते हैं तो आदमी उठा के तो रखेगा नहीं, तो वो जगह ऐसी होती है कि आपको बाकायदा लिफ्ट और इसके ज़रिए उठा, जो हेवी चीज़ें उठाते हैं क्रेन और बाकी, उससे उठाकर और सीधे गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। ये तस्वीर जो इस वक्त अंदर जा रही है ये उसी वक्त की लाइव है। ये 17 अप्रैल शाम 6:32 की तस्वीर है। वो बंदा पेपर देता है, उसके बाद कार्गो के स्टाफ वो बड़ा सा कंटेनर, उस कंटेनर को अब एक वाइट ट्रक के अंदर लोड कर रहे हैं। ट्रक में कंटेनर लोड, 400 kg गोल्ड, 1.9 मिलियन कैनेडियन डॉलर। दरवाज़ा बंद। अब ट्रक ड्राइवर अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है। ट्रक स्टार्ट करता और निकल जाता है। कार्गो वाले सारे इत्मीनान से, सब कुछ ठीक कूल। एक डिलीवरी आई, नॉर्मल थी उनके लिए। उन्हें ये भी पता नहीं कि कंटेनर में है क्या, क्योंकि अमूमन ये सारी चीज़ें बताई नहीं जाती। लेकिन जो उसने पेपर दिया था उस बंदे ने, उस पेपर में ये लिखा था कि वो कनाडा में और बाकी पूरे यूरोप में मतलब सी फूड और बाकी उसका बहुत बड़ा सप्लायर है। बड़े बड़े आलीशान 5 स्टार 7 स्टार होटल में उसके फूड की डिलीवरी होती है। तो वो एक बहुत बड़ा फूड का एक्सपोर्टर है। तो कार्गो वालों को लगा कि इस कंटेनर में भी फूड का ही आइटम है, कुछ खाने पीने का सामान है, क्योंकि पेपर पे वही लिखा था। अब वो लेता और चला जाता है सब बेफिक्र। लगभग 6:32 आया था, 6:35 6:40 तक निकल गया। 3 घंटे और बीत जाते हैं। अब रात के करीब 9:30 बज रहे हैं। 9:30 जब बजे तो ठीक 9:30 बजे एक और गाड़ी आती है, कार्गो के बाहर रुकती है। उससे जो है उसका मुलाजिम उतरता है। ये गाड़ी ब्रिंक सिक्योरिटी की थी, ब्रिंक सिक्योरिटी कंपनी की ये गाड़ी थी। वो उतर कर आया, उसने एक हाथ में पेपर था, उसने कार्गो के इंचार्ज को पेपर दिखाया और बोला मेरा जो भी यहाँ पे वो रखा हुआ है कंटेनर वो दे दी। इंचार्ज देखता है, अपने हेल्पर से कहता है कि जाओ इनका कंटेनर देखो, कौन सा नंबर कहाँ पे पड़ा वो दे दो। अब वो कंटेनर ढूंढना शुरू होता है। जो पेपर पे कंटेनर नंबर है वो कंटेनर नंबर कहीं ढूंढते ढूंढते मिलता नहीं है। काफ़ी वक्त हो जाता है। परेशानी शुरू की है, कंटेनर गया कहाँ। थोड़ी देर के बाद अचानक फिर उन्हें याद आता, उन्होंने कहा यार ये कंटेनर तो हमने 3 घंटे पहले ही दे दिया और ब्रिंक सिक्योरिटी से ही कोई आया था और वो लेकर चला गया। अब भगदड़ मच जाती कि ये क्या। अब वो कहता भैया हम असली हैं ब्रिंक सिक्योरिटी, आपने पता नहीं किसको दिया। वो कह रहा वो भी तो ऐसे ही आया था। बोला ना। अब कार्गो वालों की हवा ख़राब। उन्होंने पहले इधर उधर चेक किया कहाँ है ये है वो। इंटरनल उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इस इन्वेस्टिगेशन में 9:30 बजे वो आए थे। अब रात के लगभग 2:30 बज चुके हैं।
कुछ पता नहीं कौन क्या। ठीक फिर 2:43 पर मॉर्निंग में ये तय हुआ कि अब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए, पुलिस में रिपोर्ट लिखा जाए। 2:43 AM मॉर्निंग पुलिस को पहली बार इन्फॉर्म किया गया और बताया गया, और तब कैनेडियन पुलिस को पहली बार पता चलता है कि इस एयरपोर्ट से 400 किलोग्राम गोल्ड, 1.9 मिलियन कैनेडियन डॉलर एक अकेला शख्स उड़ा कर ले। जब पुलिस को यह जानकारी मिली तब तक लगभग 10-11 घंटे बीत चुके थे, पर पुलिस ने कहा कि यार इतना बड़ा ट्रक लेकर आया है, ट्रक में लेकर गया, कहाँ भागेगा। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, पूरे टोरंटो के सारे CCTV फुटेज को खंगालना शुरू किया गया। कामयाबी मिली। थोड़ी देर के बाद एक वही वाइट ट्रक शहर के अलग अलग रास्तों से फिर हाईवे से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा, और यही वो रूट है जिस रूट से वो जा रहा है। पुलिस को लगा, लेकिन जब ये पुलिस ने CCTV फुटेज देखना शुरू किया था तब तक ऑलरेडी 8-10 घंटे वो निकल चुका था, क्योंकि पुलिस को तो बाद में पता चला। अब वो कैमरे से जब उन्होंने देखना शुरू किया तो पता चला इन रास्तों से गया है। अब उन रास्तों पे पुलिस की टीम दौड़ाई गई। उन रास्तों पे जब वो हाईवे पर गया तो ख़ासतौर पर पुलिस के जो निशाने पर था वो ये था कि यहाँ पे कितने ऐसे ईटिंग जॉइंट्स हैं खाने पीने का, क्योंकि वो फूड का ही उसने दिया था पेपर, या फिर कितने ऐसे ऑफिस हैं, कितने कारखाने हैं जहाँ हो सकता गोल्ड को ले जाया गया हो। तो ऐसे करीब 225 ऐसी चीज़ें, ऐसे लोकेशन। अब उस पर पूरी पुलिस लग रही है। सोचिए 225 के करीब ठिकाने हैं, रास्ते मीलों ट्रक वो चला जा रहा है, बहुत दूर तक मिला। लेकिन एक जब कनाडा के बिल्कुल बाहरी इलाके में, गाँव के इलाके में वो ट्रक पहुंचता है, उसके बाद एक जगह जाकर एक जंक्शन है जहाँ से 3 रास्ते जा रहे हैं, वहाँ पे वो ट्रक अचानक गायब हो जाता है। उसके बाद बहुत दूर तक कोई CCTV नहीं, कुछ और नहीं, और उस ट्रक का नामो निशान नहीं मिलता। अब पुलिस के हाथ से ट्रक निकल गया। पहली बार परेशानी शुरू हुई कि यार ये तो आसान था इतने बड़े ट्रक को पकड़ना, लेकिन वो तो भाग गया। अब जो CCTV कैमरा एयरपोर्ट का था उससे देखा गया कि वो ड्राइवर कौन है। तो ड्राइवर ने पूरा अपना चेहरा वगैरह भी ढक रखा है, वो सिक्योरिटी के ड्रेस में भी है अजीब सा, लेकिन फिर भी उसके थोड़े बहुत चेहरे की झलक पुलिस को मिली। अब उसके ज़रिए छानबीन शुरू, कोई फ़ायदा नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। जब वक्त बीतने लगा तो फिर इधर प्रेशर भी है, उधर जो ज्यूरिक की जिस कंपनी का आया था उसने एयर इंडिया पे मुकदमा ठोक दिया कि आपकी सिक्योरिटी में लैप्स था, आपने ठीक से रखा नहीं है, आपका कार्गो सिस्टम ख़राब है। वो सोचिए कितना का जुर्माना, मतलब हर्जाना होगा। लेकिन कैनेडियन पुलिस को लगा बात इज्जत की है, उन्होंने तफ्तीश शुरू की। फिर उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई, एक 17 लोगों की टीम बनाई, जिनका काम था सिर्फ इस कनाडा की इतिहास की सबसे बड़ी चोरी को पकड़ने का। 17 लोगों की ये टीम बनाई गई और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया प्रोजेक्ट 24 कैरेट। ये इस ऑपरेशन का नाम था, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड था, वो 400 kg। तो प्रोजेक्ट 24 कैरेट शुरू होता है। इधर उधर जितने भी ज्वेलरी शॉप सब पे इधर रखी जाती है। लेकिन जांच के बाद पुलिस एक चीज़ तो अंदाज़ा लगा लेती कि ये बिना एयर इंडिया के इंटरनल लोगों की मिली भगत की इतनी बड़ी चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि पहली चीज़ कि उस कंटेनर में क्या था ये कैसे पता। तो अब एयर इंडिया के स्टाफ को टटोलना शुरू किया गया। इत्तेफाक से जब स्टाफ को टटोलना शुरू किया तो उस वक्त के 2 लोगों पे शक गया तो एयर इंडिया ने कार्रवाई की, सबूत तो था नहीं। उनमें से जो एक, उसने इस्तीफा दे दिया, दूसरे को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस ने पूछताछ की, कुछ पता नहीं चला। इनमें एक जो एयर इंडिया के कर्मचारी, उसका नाम सिमरनप्रीत पनेसर, ये एयर इंडिया के कर्मचारी, 31 ईयर ओल्ड। पुलिस ने पूछताछ की, सबूत तो था नहीं। उसके बाद ये कनाडा से निकल गई। कनाडा से जाने के बाद दुबई, और अब खबर ये है कि शायद इंडिया में, लेकिन कनाडा पुलिस की अब तलाश है, क्योंकि कनाडा पुलिस को अब सबूत मिले। तो खैर 2 कर्मचारियों पर शक गया, पूछताछ हुई, लेकिन ना सोना मिला ना पैसे मिले। पुलिस छानती रही इधर उधर। फिर हर वो जो सोने की छड़ी थी उस पर नंबर भी थे, लेकिन ये था पुलिस को मालूम था जिसने चुराया है, और करेंसी पे भी नंबर, तो कभी ना कभी यूज़ करेगा। मार्केट में नज़र रखे रहा, कोई फ़ायदा नहीं। बड़े बड़े जो ज्वेलरी या फिर गोल्ड में डील करते थे उन कंपनियों को कांटेक्ट किया गया कि इतनी बड़ी तादाद में गोल्ड है, कोई ना कोई तो कांटेक्ट करेगा, अप्रोच करेगा। वहाँ से भी कोई क्लू नहीं। अब डर ये था कि कहीं इन सोने को गला ना दे, क्योंकि नेटफ्लिक्स वाली मनी हाइस्ट सबके दिमाग में है। तो जब चोर इतनी बड़ी चोरी करेगा तो
पकड़ने का बड़ा आसान तरीका होता है कि चोरी का माल बेचते हुए आप पकड़े जाएं या फिर उसके कुछ निशानी रह जाए जिससे पकड़ ले पुलिस, तो सीरियल नंबर और बाकी चीज़ें। लेकिन अगर आप उसको गला देते हैं तो सब कुछ ख़त्म, फिर तो कोई पता ही नहीं है, फिर तो आप उस सोने का कुछ भी शेप देकर कुछ भी बना लें। तो ये भी डर, लेकिन टीम लगी रही। अप्रैल में ये हुआ था, मई जून जुलाई अगस्त बीत गया, कोई सुराग नहीं। फिर सितंबर का महीना आता है 2023। सितंबर में पेंसिल्वेनिया के शहर में एक शख्स ट्रैफिक रूल का एक मामूली सा उल्लंघन करता है। शायद उसकी स्पीड तेज थी, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाला था, उसने उसकी गाड़ी रुकवा दी। जब गाड़ी रुकवाई तो फिर गाड़ी की तलाशी ली। जब गाड़ी की तलाशी ली तो उस गाड़ी के अंदर से 65 हथियार मिले, वेपन, पिस्टल और ये सारी चीज़ें। अब एक गाड़ी के अंदर 65, उसमें से 2 तो ऐसे थे जिसको अपडेट करके उसने लगभग मशीन गन ही बना दिया था। अब उसको पकड़ा गया, उससे पूछताछ हुई। जब पूछताछ हुई तो इधर इस बारे में स्टोरी छपी कि 65 के साथ एक बंदा। अब उस बंदे की तस्वीर छपी। जब तस्वीर छपी तो इधर जो प्रोजेक्ट 24 कैरेट की टीम है उसने उस बंदे को देखा और उसे लगा कि यार इसका नाम मैकलीन नाम है, लेकिन चेहरा कुछ मिलता है। उन्होंने फ़ौरन 17 अप्रैल 2023 की उस एयरपोर्ट के CCTV निकाले ट्रक ड्राइवर के, वो मैच कर गया, पता चला यही ट्रक ड्राइवर है। पेंसिल्वेनिया पुलिस को बताया गया। अब US इसमें ऑलरेडी मदद कर रही थी कनाडा की, तो इसके बाद उस ट्रक ड्राइवर को सौंप दिया गया कनाडा को। कनाडा में आता है, उससे पूछताछ होती है, उसकी निशानदेही पर 6 सोने की चूड़ियाँ मिलती हैं और उसके बाद उसकी सारी टेस्ट और बाकी चीज़ें होती, पता चलता है ये वही गोल्ड है जो स्विस बैंक ने जो स्विस कंपनी ने भेजा था। फिर इससे पूछताछ हुआ तो उसने कहा कि हमने तो सारे लगभग जो गोल्ड देने थे दे दिए, लेकिन ये है कि उसको गला दिया गया है। इसके बाद एक एक कर 6 और लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, और ये जो गिरफ्तार किया जाता है ये सारे उन्हीं लोगों के नाम और चेहरे हैं जो आप देख रहे हैं। इनमें से 2 अपने इंडियन मूल के। अब जब इनको गिरफ्तार किया गया, इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि लगभग पूरा सोना इन लोगों ने गला दिया। और इनमें से जो गिरफ्तार हुआ उसमें से एक जो है वो एक ज्वेलरी शॉप का ओनर है, और वहीं पे एक फैक्ट्री है, और उसी फैक्ट्री में ये सारे गोल्ड को पिघलाए गए। और पिघलाने के बाद फिर उसका मतलब अब पता नहीं आगे क्या हुआ। तो जो पकड़े गए कुल 6, उनमें से 2 इंडियन मूल के हैं जो रहते कनाडा में हैं। इनमें से एक 55 ईयर्स का प्रमपाल सिद्धू, इसके अलावा एक और इंडियन मूल का है 40 ईयर्स ओल्ड अमित जलोटा, इसका नाम भी सामने आया। एक और जो मैंने बताया सिमरनप्रीत पनेसर, जो उस वक्त छोड़ दिया था, वो भागी और इस वक्त ये कि शायद इंडिया में है, तो इसकी भी तलाश की जा रही है। साथ ही जो बाकी लोग हैं वो भी सब कैनेडियन ही, मतलब कैनेडियन सिटीज़न है, लेकिन अलग अलग, या तो पाकिस्तानी या इंडियन मूल के हैं। तो इनको पकड़ा गया सबको एक एक करके। अभी भी 5-6 लोगों को पकड़ा जाना बाकी है। लेकिन इस कहानी का सबसे जो अफसोसनाक पहलू ये है कि 400 kg गोल्ड में से 6 चूड़ियों के अलावा कुछ हाथ नहीं आया अभी तक। 1 साल पूरे हो गए, तो बाकी कहाँ हैं, किसके पास हैं, गलाने के बाद क्या हुआ मालूम नहीं। लेकिन हाँ, 1 साल के बाद प्रोजेक्ट 24 कैरेट कनाडाई पुलिस के हिसाब से ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, पूरी साजिश पता चल गई है। अब बाकी लोग जब पकड़े जाएंगे, उनका यही कहना है, तो बाकी चीज़ें भी सामने आएंगी। लेकिन जब तक 400 किलोग्राम सोना नहीं मिल जाता, 1.9 मिलियन कैनेडियन डॉलर नहीं मिल जाता, तब तक इस प्रोजेक्ट 24 कैरेट को पूरी तरह से कामयाब भी नहीं किया जा सकता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन सारी लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी जब इनसे पूछताछ होती है तो फिर ये अगला नाम लेते हैं कि वो उसके पास, वो उसके पास, वो उसके पास, और किसके पास अभी तक उस शख्स का नाम सामने नहीं आया। लेकिन चूंकि अब पिछले 4 दिन पुरानी ही बात है, ये लोग पकड़े गए हैं और 4 दिन से इनसे पूछताछ चल रही है, तो आने वाले वक्त में हो सकता है शायद बाकी का जो गोल्ड है या जिन लोगों ने ख़रीदा वहाँ तक पहुँचे और फिर उनको गिरफ्तार करके बाकी की बरामदगी की जा सके। इसको लेकर कनाडियाई पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो जो तस्वीर भी आपने देखी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था शुरुआत में कि जब इस प्रोजेक्ट 24 कैरेट की शुरुआत हुई 17 लोगों की टीम में, तो अक्सर जब वो
मतलब ये हो जाते कि यार कहाँ कोई क्लू नहीं मिल रहा, ये नहीं। तो आपस में ये लोग मजाक में एक बात कहा करते थे, वो कहते थे चोरों ने पूरा दिमाग जो है ना वो मनी हाइस्ट वाला ही लगाया नेटफ्लिक्स के सीरीज़ का, तो इसलिए हमें भी उसी हिसाब से सोचना होगा। लेकिन वेल्डन कैनेडियन पुलिस जो कम से कम 1 साल के अंदर कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी इस गोल्ड और कैश चोरी, कैश तो इससे ज़्यादा भी हुए लेकिन गोल्ड की चोरी का सबसे बड़ा मामला था, जिसे सुलझाया। और अफसोस की बात ये कि इसमें हमारे इंडियन भी निकल आए, क्या कीजिएगा। तो खैर कहानी में आज इतना ही। आमतौर पर जब सुपारी दी जाती है तो सुपारी देने वाला और सुपारी लेने वाला एक काम करता है, और वो ये कि किसकी सुपारी ली गई है। एक मुहावरा भी है कि सुपारी उसके नाम की निकली। तो नाम, पहचान, तस्वीर, पता, ठिकाना, ये सब अदला बदली होती है। लेकिन अगर कोई सुपारी दे और सिर्फ ये कहे कि ये फलाना घर है या ये जगह है और इस घर के अंदर इतने लोग हैं, और बस तुम्हें सुपारी दी और घर में जाओ और जितने भी लोग हैं सबको मार डालो, तो ऐसी सुपारी का हश्र क्या होता है। आज की कहानी लालच, हैवानियत और इस सुपारी की गलतफहमी, इन सबको मिलाकर है। कहानी कर्नाटक के गडक शहर की है, जो कि बेंगलुरु से लगभग 450 किलोमीटर दूर है। गडक शहर इस देश में एक नामी शहर के तौर पर जाना जाता है। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तानी संगीत में इस शहर का एक ऊंचा मकाम है। भारत रत्न पंडित भीमचंद जोशी इसी गडक शहर से आते हैं, और भीमसेन जोशी, और भीमसेन जोशी को कौन नहीं जानता। तो गडक की एक अलग पहचान पूरे देश में और दुनिया में करवाने में पंडित भीमसेन जोशी जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। तो भारतीय संगीत का गढ़ रहा है। इसके अलावा अपने आप में बहुत खूबसूरत, बहुत शांत, बहुत शालीन ये शहर है। और इसी शहर में एक परिवार रहा करता था, परिवार बकाले फैमिली। बकाले फैमिली के मुखिया थे प्रकाश बगाले। प्रकाश बगाले करीब 1990 में इनकी शादी हुई थी, और शादी जिनसे हुई उनका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी के साथ दोनों पति पत्नी बहुत खुश, थोड़ा सा सोशल वर्कर भी थे और बाकी अपना काम करते थे। पैसे वैसे अच्छे खासे थे, ज़मीन जायदाद थी। धीरे धीरे वक्त बीता। प्रकाश और रुक्मणी इन दोनों को एक बेटा हुआ। बेटा का नाम रखा इन्होंने विनायक। बड़े लाड प्यार से विनायक को बड़ा किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, वक्त बिल्कुल अच्छा जा रहा था। लेकिन तभी 1995 में अचानक प्रकाश बगाले की जो पत्नी है रुक्मणी, उनकी मौत हो जाती है। पत्नी की मौत हो गई, और उस वक्त करीब विनायक बगाले 4-5 साल उसकी उम्र, छोटा बच्चा था। तो प्रकाश बगाले को उनके परिवार, रिश्तेदार, खानदान के लोगों ने सुझाव दिया, सलाह दी कि तुम्हारा बेटा अभी छोटा है, तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि बेटे की परवरिश कौन करेगा। आखिर परिवार वालों की बात मानकर प्रकाश तैयार हो गए और उन्होंने दूसरी शादी की। अब जो उन्होंने शादी की वो सुनंदा नाम की एक महिला से की। सुनंदा भी उसी इलाके की, गडक की रहने वाली। अब दूसरी शादी के बाद जो विनायक है अभी बच्चा था, लेकिन सुनंदा ने उसे अपनी एक माँ का ही प्यार दिया। सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन फिर शादी के करीब 2 साल के बाद 1997 में सुनंदा भी माँ बनी, और उन्होंने भी एक बेटे को जन्म दिया, और बेटे का नाम रखा कार्तिक। तो अब प्रकाश और उनकी दूसरी पत्नी सुनंदा और उनके घर में 2 बेटे, एक कार्तिक और एक पहली पत्नी से विनायक। धीरे धीरे वक्त बीता। दोनों भाई जब तक छोटे थे बहुत प्यार मोहब्बत से रहे। फिर दोनों बड़े हुए। बड़े होने के बाद अब दोनों, चूँकि प्रकाश बकाले की अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, और फिर धीरे धीरे वो सोशल वर्कर थे। बाद में उन्होंने एक बीजेपी पार्टी ज्वाइन की, और गडक बेटगिरी शहर के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके वो वाइस प्रेसिडेंट भी बने गए। तो अच्छा खासा शहर में उनका रुतबा, कद, सब कुछ ठीक था। लेकिन इधर धीरे धीरे अब बड़े होने के बाद, ये बहुत सारे परिवार में होता है,
सगे और सौतेले वाली लकीर खिंचनी शुरू हो जाती है। विनायक के मन में शुरू से था कि सुनंदा उसकी सौतेली माँ है और कार्तिक उसका सौतेला भाई। हालांकि प्रकाश ने अपने दोनों बच्चों में कभी भेदभाव नहीं किया, ना सुनंदा ने किया, लेकिन उसके मन में ही आता गया। अच्छा, ख़ासतौर पर प्रकाश अपने बड़े बेटे को उसका ख़ास ज़्यादा ख्याल रखते कि उसके मन में कभी ये भावना ना आए। लेकिन ये भावना धीरे धीरे बढ़ती गई, वो थोड़े गलत सोहबत में चलता गया। उसके अंदर एक आग सी भड़क रही थी कि मेरा बाप मेरे सौतेले भाई को ज़्यादा मानता है, सौतेली माँ के ज़्यादा करीब है, मेरे साथ सौतेला सलूक करता है। लेकिन उसकी इस गलतफहमी को दूर करने के लिए प्रकाश हर वो काम करते, वो उसको अपनी प्रॉपर्टी के सारी ज़मीन बाकी चीज़ें देते जाते। उन्होंने 2 हिस्से कर रखे थे, एक अपने बेटे, बड़े बेटे, और एक कार्तिक, बराबर बराबर, जो एक बाप करता है। लेकिन इधर क्या हुआ कि अब विनायक को जो प्रॉपर्टी या ज़मीन उन्होंने देना शुरू किया, उसमें से कुछ ज़मीन और प्लॉट उसने अपने बिना फादर को बताए बेचना शुरू कर दिया। जब बेचना शुरू किया तो एक रोज़ प्रकाश को ये बात पता चली तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, इसके ज़रिए कुछ करो, पर तुम तो पुरखों की ज़मीन और जायदाद ये बेच कर ही खाने में लगे हुए हो, ऐसा क्यों? इस बात पे बाप बेटे में झगड़ा हुआ। विनायक ने घर छोड़ दिया, वो अलग रहने लगा उसी गडक शहर में। अब अलग रहने लगा, बात अब सौतेले भाई, सौतेली माँ और ये चीज़ें अब झगड़ा पैदा करना शुरू हो गई। लेकिन यहाँ तक ठीक था। इसके बाद धीरे धीरे अब विनायक के मन में अपने सगे बाप, सौतेली माँ और सौतेले बेटे के लिए इतनी नफरत भर गई कि उसे लगा कि बदला लेना है मुझे। उसके मन में ये भी लालच था कि ये सारी प्रॉपर्टी इन लोगों को ना चली जाए, और फिर ये भी था कि कार्तिक यानी कि उसके सौतेले भाई का इस पर कोई हक नहीं, और लेकिन वो प्रॉपर्टी का हिस्सा उसको भी मिलेगा क्योंकि वो बेटा है। यही सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। इसी दौरान में 14 अप्रैल, अभी 14 अप्रैल की बात है, विनायक इन सारी चीज़ों से परेशान, नफरत की आग सीने में लिए और बदला लेने की सोच रहा है। आखिर में उसने सोचा कि करोड़ों रुपए की ये प्रॉपर्टी है और ये क्यों जाए कार्तिक या उसकी माँ या फिर को। अगर उसके बाप की मौत हो जाएगी तो ये सब कुछ उसका होगा। बस इसीलिए उसने एक अंधा फैसला लिया। उसने कहा कि अगर मैं अपने बाप, अपनी सौतेली माँ और अपने सौतेले भाई को रास्ते से हटा दूँ तो ये सारी चीज़ें मेरी होंगी। अब उसने इसके ऊपर सोचना शुरू किया और आखिरकार 14 अप्रैल को वो एक शख्स से मिलता है। उसका नाम था फिरोज़, उम्र 29 साल, उसी गडक का रहने वाला एक बैड कैरेक्टर, एक अपराधी। वो उसे जाकर कहता है कि मैं तुम्हें एक सुपारी देना चाहता हूँ, 3 लोगों की सुपारी है और 3 लोगों को मारना है। बातचीत होती है, डील तय होती है 65 लाख रुपए में, 65 lakhs। और इस डील के साथ एक ये था कि जब इन तीनों का कत्ल हो तो घर का सीन ऐसा हो कि जैसे घर के अंदर रॉबरी हुई, कोई लुटेरे आए और उन्होंने लूटपाट की, घर के सारे कीमती सामान लूट गए और जिसने भी विरोध किया उसको मार डाला। और उसी डील में ये भी था, उसे मालूम था विनायक को कि उसके घर में बहुत सारे कैश और ज्वेलरी भी है। उसने जिसको सुपारी दी यानी फिरोज़ को, उससे ये कहा कि जब घर में तुम लूटपाट करोगे तो घर के अंदर से जितने भी कैश मिले, ज्वेलरी मिले, वो तुम्हारे होंगे। वो इस सुपारी के 65 लाख रुपए से अलग है, एक तरह का बोनस है। तो जितना तुम माल पे हाथ साफ कर सकते हो वो सब तुम्हारा अलग से, वो इनाम है। और 65 लाख ये 3 कत्ल करने के लिए ये तुम्हें हम दे रहे हैं। फिरोज़ तैयार हो गया। इसके बाद अब उसने 4 दिन तक इसी जगह पर, इसी गडक शहर में एक इलाका है जिसका नाम है दशहरा ओनी। इसी दशहरा ओनी में प्रकाश बकाले अपने परिवार के साथ रहा करते थे। चूँकि कुछ वक्त पहले विनायक घर छोड़कर अलग मोहल्ले में रह रहा था, तब ये हुआ कि कभी भी रात में जाकर मौका देखकर उस घर के अंदर 3 लोग उनको मार डालूंगा। 14 अप्रैल को ये सुपारी दी गई, 65 लाख में सुपारी डन हुआ। ये हुआ कि 10 लाख रुपए एडवांस देंगे, उसमें से 2 लाख एडवांस दे भी दिया गया। अब रेकी करनी शुरू किया। फिरोज़ ने इसके लिए अपने 6 और साथियों को शामिल किया। उसने कहा कि एक घर के अंदर 3 लोग हैं, 3 पे काबू पाना मुश्किल होगा,
तो एक दो लोगों का काम नहीं है, तो कुल 7 लोगों को उसने इस मिशन में शामिल किया। बताया कि 65 लाख की सुपारी है, कत्ल करने हैं एक फैमिली को, और जो घर के अंदर से मिले वो अलग। सब तैयार हो गया, रेकी वेकी चलती रही। अब इधर थोड़ी सी कहानी में चेंज है। वो ये है कि विनायक ने ये तो कहा कि उसके बाप को, उसके सौतेले भाई और माँ को मार डालो, और ये तीनों घर में हैं। और उसने एड्रेस दे दिया घर में, इन तीनों के नाम भी बता दिए, पर कोई तस्वीर और कोई बाकी निशानी नहीं दी। उसकी वजह ये थी क्योंकि विनायक को पता था कि उसके घर में यही 3 लोग रहते हैं और कोई रहता नहीं है, कोई मेड वेड होती नहीं है जिसको और कोई मार सके, और रात को तीनों अकेले तन्हा होते हैं घर में। तो इसकी उसको ज़रूरत ही नहीं लगी, ना उसने दिया ना फिर उसने मांगा, बस उसे वो घर दिखा दिया, घर में घुसना और कत्ल करना है। लेकिन इस दौरान में 17 अप्रैल को जो कार्तिक है, विनायक का सौतेला भाई, 27 साल की उम्र, उसकी सगाई थी, इंगेजमेंट। अब सगाई में तमाम रिश्तेदार आए, लेकिन विनायक नहीं आया क्योंकि विनायक से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उसने अपने घर आना जाना छोड़ दिया था। तो 17 अप्रैल को कार्तिक की सगाई हुई, तमाम रिश्तेदार, खानदान के लोग, दोस्त आए, दूसरे शहरों से आए, सगाई खत्म हो गई सब कुछ 17 को। कुछ गेस्ट वहीं रुक गए, अब उनको 18 अप्रैल को जाना था, कुछ सुबह कुछ दोपहर को वो भी चले गए। अब आखिरी 3 गेस्ट बचते हैं जो वहाँ से करीब 500 किलोमीटर दूर एक दूसरे शहर के कर्नाटक से आए थे, और ये रिलेटिव थे सुनंदा बकाले की, यानी कि कार्तिक की ननिहाल की तरफ से। उनमें से एक का नाम था परशुराम, जिनकी उम्र 55 साल, एक उनकी वाइफ लक्ष्मी, उम्र 45 साल, और इन दोनों की एक बेटी आकांक्षा, जिसकी उम्र 16 साल। 18 अप्रैल की शाम करीब 7 बजे इन तीनों की ट्रेन थी और तीनों को जाना था। अब ये तीनों घर से निकलते हैं, स्टेशन पहुंचते हैं, रास्ते में ट्रैफिक जाम, और उस ट्रैफिक जाम की वजह से ये टाइम पर स्टेशन नहीं पहुंच पाए। जब स्टेशन में पहुंचे तब तक ट्रेन जा चुकी थी। वापस तीनों घर लौट आते हैं, जब अगले दिन जाएंगे, घर पे भी पता चलता है, वो कहते हैं कोई नहीं, अगले दिन का रिजर्वेशन करा देते हैं, नेक्स्ट से चले जाना। और ये रात को ही करीब 8 साढ़े 8 बजे घर लौट आए। अब उस घर में 18 अप्रैल की रात को 6 लोग हो गए। एक प्रकाश बकाले, घर के मुखिया, उनकी बीवी सुनंदा और उनका छोटा बेटा कार्तिक, ये 3, और इन 3 के अलावा परशुराम, उनकी वाइफ लक्ष्मी और उनकी बेटी आकांक्षा, क्योंकि इनकी ट्रेन छूट गई। अब ये उसी घर में सो गए। इन सारी बातों से उधर विनायक अनजान है, वो अपनी दूसरी जगह पर है, और शाम को ही उसको बताता है फिरोज कि आज ही रात हम घर पर हमला करने जा रहे हैं। वो कहता ठीक है। अब न सुपारी लेने वाले को पता है कि घर में कितने लोग हैं, न देने वाले को पता है। देने वाले को यही पता है कि घर में बस उसके माँ बाप और भाई है और कोई नहीं है, जबकि 3 मेहमान एक्स्ट्रा आ चुके हैं क्योंकि ट्रेन छूट चुकी है। 18 अप्रैल की देर रात अब 19 अप्रैल की तड़के में बदल चुकी थी। सुबह करीब बज रहे थे 2। ये 7 के 7 लोग उस घर में घुसते हैं, रेकी कर चुके थे, और उस घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दाखिल होने के बाद अब इनको यही पता है कि इस घर में 3 लोगों को मारना है। तो पहले कमरे में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि 2 लोग सो रहे। वो हस्बैंड वाइफ थे जिनकी ट्रेन छूटी थी। ये उनको बहुत बुरी तरह से सर पे वजनी चीज़ से मारते हैं, दोनों की मौत हो जाती है। फिर बाहर निकलते हैं तो फिर कार्तिक मिल जाता है सोया हुआ, कार्तिक को ही मार डालते हैं। उसका तब ये बाहर, इनको लगा कि 3 मार चुके हैं, हम वापस चलते हैं। तभी इनको कुछ आवाज़ आने लगी, और आवाज़ आ रही थी एक दूसरे कमरे से। 3 कत्ल कर चुके हैं। कातिलों को ये लग रहा है कि उन्होंने 3 काम कर लिया, क्योंकि अंधेरा में बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं की कि पड़ोसियों तक ये ना चले कि लाइट जल रही, बत्ती, तो उन्हें अंधेरे में काम करना है, और अंधेरे में वो टटोल कर सोए हुए लोगों पर मार रहे हैं, और जो जैसे उठे उस पर हमला। पर उनके हिसाब से 3 कत्ल कर चुके हैं, अब निकलना है। पर तभी उन्हें शोर सुनाई दिया एक दूसरे कमरे से। उन्हें लगा ये क्या, 3 तो मार चुके हैं, अभी भी घर में कौन है। अब वो उस दरवाजे को खटखटाते हैं, वो दरवाज़ा अंदर से लॉक। अब ये है कि अंदर घुसें, दरवाज़ा तोड़ें, ये भी डर है कि कहीं अब तक की आवाज़ सुनकर, और वो चीख रहे हैं, हेल्प के लिए मदद मांग रहे हैं, क्या करें। तब तक ये इन 7 में से 2 लोग एक दूसरे कमरे में हैं, तो देखते कि वहाँ पे भी कोई सोया हुआ, वो भी अंधाधुंध उस पर हमला कर देते हैं। वो आकांक्षा थी
आकांक्षा जो 16 साल की लड़की थी। 4 कत्ल हो चुका था घर के अंदर। एक कमरे से अभी भी आवाज़ आ रही है, ये दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो अंदर से चीख रहे हैं। सारे जो हथियार हैं वो डर गए कातिल, उन्हें लगा कि पकड़े जाएंगे। उन्होंने कहा छोड़ो जो भी इस कमरे के अंदर, हमारा काम हो गया, हमें जितने लोगों को मारना था हमने उससे शायद एक ज़्यादा ही मार दिया। बाहर निकल गए। वो बाहर निकले, इधर इन अंदर जो बेडरूम में थे वो असल में प्रकाश और उनकी वाइफ थी सुनंदा। उन्हें लग गया कि कुछ है, क्योंकि जब इन्होंने वार किया तो उसके बाद कुछ लोगों की चीखने की भी आवाज़ आई। इत्तेफाक से दोनों पति पत्नी जाग रहे थे, क्योंकि उनमें से प्रकाश उस वक्त वॉशरूम करने के लिए गए थे। तो जब वो वॉशरूम में गए तो उनकी वाइफ भी उठ गई थी, और उसी दौरान उन्हें ये आवाज़ आ गई। जब आवाज़ आई तो उनको ख़तरे का एहसास हो गया और उन्होंने फ़ौरन दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। इसके बाद खैर उन्होंने शोर मचाया, फ़ोन किया। जब फ़ोन किया थोड़ी ही देर के बाद पुलिस पहुंच गई। पुलिस सुबह होने से पहले घर के अंदर थी। आकर देखती है अंदर का मंजर डरावना, हर कमरे में अलग अलग 4 लाशें। उसके बाद जब वो पुलिस वहाँ पहुँचती है, बताती है कि हम लोग हैं, तो फिर वो दरवाज़ा खोलते हैं, पति पत्नी बाहर आते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। अब जो बाकी के कमरे थे सारे उलट पुलट थे, ऐसा लग रहा था जो बैग वैग था वो भी गायब था। तो लुटेरों का ही काम है। पुलिस ने यही मामला समझा कि शायद सगाई वाला घर है, जेवर होंगे, मेहमानों के सामान कैश होगा। तो पुलिस ने भी लूटपाट के तहत मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीश शुरू की, इसके बाद पूछताछ हुई कि भाई आपकी कोई दुश्मनी, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी थी कि कोई लुटेरा आएगा तो वो एक साथ इस तरह से नहीं मारेगा, श्योर करने के लिए कि बिल्कुल जान ही चले जाए। वो तो उसका पहला मकसद होता है लूट और फिर भागना, लेकिन यहाँ तसल्ली से मार रहा और फिर दरवाज़ा खटखटा रहा है, इसका मतलब है कुछ दुश्मनी है। तो फिर डिटेल में पूछताछ की कि बताइए किसी की दुश्मनी। तो उसी पूछताछ में पिता और माँ दोनों ने अपने बड़े बेटे विनायक का नाम लिया कि कुछ वक्त पहले ही उससे झगड़ा हुआ प्रॉपर्टी को लेकर, और उसके बाद वो अलग हो गया और उसकी सोहबत अच्छे लोगों में है नहीं। अब चूंकि सगाई में भी बेटा नहीं था बड़ा, पुलिस को डाउट हुआ। अब पुलिस ने विनायक के मोबाइल को सर्विलांस पे लगाया और उसके CDR निकालने शुरू किए, और इधर विनायक को ये बात पता ही नहीं है। जब CDR निकाला तो उसमें से कई नंबरों में से पुलिस को 2 नंबर मिले ज़ीरोइन, और उनमें से एक नंबर जिस पे इस इंसिडेंट की रात भी बात हो रही थी, वो नंबर जब पुलिस ने टटोला तो देखा ये तो फिरोज़ का है, जो कि एक BC है, बैट मतलब जो वांटेड होते हैं, क्रिमिनल होते हैं। तो अब जैसे फिरोज़ का नंबर विनायक के मोबाइल, वे दोनों की बातचीत, पुलिस का माथा ठनका। पुलिस पहुंचती है विनायक के पास, उसे पूछताछ के लिए बुलाती है, इधर फिरोज़ के लिए टीम लगाती है। उसके नंबर के ज़रिए फिर पता चलता है कि वो कुछ लोग महाराष्ट्र की तरफ हैं, जो बातचीत हो रही थी, फिर गोवा की तरफ है, कुछ कर्नाटक में है। तो आखिरकार पहले फिरोज़ पकड़ा जाता है। जब फिरोज़ पकड़ा जाता है तो अपने बाकी साथियों के नाम बताता है। जो फिरोज़ ने ये सारा काम किया था बाकी 6 लोगों के साथ मिलकर किया था। फिरोज़ की उम्र 29 साल, उसका एक साथी ज़ीशान 24 साल, साहिल अशफाक 19 साल, सुहेल अशफाक 19 साल, सुल्तान जिलानी 23 साल, इसके अलावा महेश जगन्नाथ 21 साल और वहीद लियाकत 21 साल। ये 7 लोग थे। इन 7 को अलग अलग इलाकों से पकड़कर महाराष्ट्र और गोवा के इलाकों से और कर्नाटक से लाया गया। उसके बाद इनसे पूछताछ हुई। जब पूछताछ हुई तो फिरोज़ ने सारी कहानी उगल दी। उसने बताया कि हमने तो सुपारी किलिंग की है, सुपारी हमें दिया है विनायक ने, 10 लाख एडवांस देना था, 2 लाख हमें दिया जा चुका है, और हमें ये इलाका बताया गया था, ये घर बताया गया था, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि उस रात घर में 3 मेहमान होंगे जो गलती से रुके होंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ये था कि उस घर में जो भी होगा हमें उसे मारना है। और अगर वो दरवाज़ा खुल जाता उस वक्त या खुला होता तो प्रकाश और उनकी वाइफ सुनंदा की भी मौत तय थी, यानी फिर उस घर से 6 लाशें निकलती। सुपारी 3 की थी, कत्ल 4 हुआ, 2 बच गए। बेटा अब हिरासत में है। अब विनायक ने सारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, ताकि उसके सौतेले बेटे और उसकी सौतेली माँ के हिस्से में कुछ न जाए, ये सारा काम किया। अब खेल देखिए किस्मत का कि इन 4 कत्ल के लिए जाहिर सी बात है कि कम से कम सज़ा भी होगी, फांसी ना भी हो तो उम्र कैद, और उम्र कैद भी उम्र की कैद होगी कि बाहर आने का चांस नहीं। तो अब
वो खुद तो गया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद। जिस छोटे भाई के हिस्से में ये प्रॉपर्टी आती उसकी वो जान ले चुका। अब बचे बूढ़े माँ बाप, वो क्या करेंगे इस प्रॉपर्टी का। काश हर इंसान, हर बेटा इस लालच और इन चीज़ों को अगर समझ ले तो बहुत सारे जुर्म तो वैसे ही नहीं। वैसे भी क्या होता है, हर एक का अंजाम हर एक को मालूम है। इंसान जब पैदा होता है और जब जाता है तो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं 2 गज़ की ज़मीन है, इसके अलावा बाकी कहते हैं, गोपाल शुक्ला मुझे बता रहा था 2.5 तसले में अगर अंतिम संस्कार होता है तो सारी जो आप फूल चुनते हैं सारा वो 2.5 तसले में ही आता है, इसके अलावा तो कुछ जाता नहीं है। तो फिर ये लालच क्यों। लेकिन वही होता है कि जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद आदमी इसके बारे में सोचता है, और जब सोचता है तो फिर किसी लायक नहीं रहता, क्योंकि वो यहाँ से भी गया और वहाँ से भी गया, क्योंकि ऊपर वाला भी ऐसे लोगों को माफ़ तो नहीं करता है। तो ये थी एक अफसोसनाक कहानी, जबलपुर डबल मर्डर केस की। आपको याद होगा 15 मार्च की वो तारीख थी जब राजकुमार शर्मा और तनिष्क, ये राजकुमार रेलवे में अफसर थे और तनिष्क उनका छोटा सा बेटा, और घर में उनकी एक और बेटी रहती थी नाबालिग। राजकुमार की वाइफ की डेथ हो चुकी थी और 15 मार्च की सुबह इस घर से 2 लाशें मिलती हैं, राजकुमार की और उनके नाबालिग बेटे की। और जो उनकी नाबालिग बेटी थी वो घर में थी नहीं, गायब। उसने उससे पहले कॉल किया अपने कज़न को और उसने कहा कि किसी ने घर में लूटपाट की और पापा और भाई को मार डाला है, और उसके बाद से वो गायब हो गई थी। इस तरीके से ये कत्ल का राज खुला। लेकिन जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि जिस दिन ये कत्ल हुआ उसके कुछ घंटे बाद वो लड़की अपने घर से निकलती है। मतलब कत्ल जब हो गया और लाश घर में थी तब भी वो घर के अंदर थी। एक पड़ोसी का लड़का भी निकलता है स्कूटी पे और फिर उसके कुछ देर बाद वो निकलती है, और इसके बाद कई जगह रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, अलग अलग जगहों पे दोनों एक साथ नज़र आते हैं। तो फिर ये क्लियर होता है कि इस डबल मर्डर में खुद राजकुमार की अपनी बेटी और उनके पड़ोस में रहने वाला मुकुल नाम का लड़का शामिल है। फिर कहानी और खुलती है तो पता चलता है मुकुल और राजकुमार की बेटी दोनों दोस्त थे, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, प्यार करते थे। राजकुमार को ये बात पता चल गई और इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी को जबलपुर से हटाकर अपने छोटे भाई के परिवार के पास भेज दिया था। लेकिन फिर बोर्ड का इम्तिहान आ गया और उस बोर्ड के इम्तिहान को दिलाने के लिए उन्हें अपनी बेटी को बुलाना पड़ा, और इसी दौरान में फिर ये कत्ल हो गया। तो ये दोनों कहाँ कहाँ अभी तक भाग रहे हैं और इन्होंने क्या क्या किया ये बताऊं उससे पहले एक खुलासा जो जबलपुर पुलिस ने किया है, और वो सारे मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए ये सारे खुलासा हुए और जो चैट्स हैं उनके ज़रिए हुआ। जब पहली बार राजकुमार ने अपनी बेटी को अपने भाई के पास भेज दिया जबलपुर से तो मुकुल को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि उसके दोस्त जिससे प्यार करता है उसको उससे जुदा कर दिया गया। उधर राजकुमार की बेटी भी जब अपने चाचा के घर गई तो उसे भी लगा, उसे मालूम थी सच्चाई, तो उसे भी लगा कि उसे मुकुल से दूर कर दिया गया है। यहीं से एक बेटी को अपने बाप से नफरत होनी शुरू हो जाती है। उधर मुकुल को गुस्सा था। अब ये दोनों कभी कभी फ़ोन पे बात किया करते, प्लानिंग करते। जब बोर्ड का इम्तिहान हुआ तो मुकुल को मालूम था कि अब राजकुमार की बेटी एग्ज़ाम देने के लिए जबलपुर आएगी, क्योंकि उसका स्कूल वहीं था, रजिस्ट्रेशन वहीं से हुआ, सेंटर वहीं पढ़ना था। तो उसे डेट भी मालूम था क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम का डेट आउट हो चुका था। तो उसे पता था कि कितने से कितने दिन तक वो यहाँ आकर रहेगी, और उससे पहले उसने एक प्लान कर लिया। उसने एक रोज़ फ़ोन करके कहा कि देखो तुम यहाँ एग्ज़ाम देने आओगी, एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा तुम्हें वापस तुम्हारे पापा भेज देंगे, फिर से हम दोनों के बीच में दूरी हो जाएगी। तो ऐसा होगा नहीं। ऐसा कुछ करते हैं कि एग्ज़ाम भी हो जाए और तुम एग्ज़ाम दे लो और फिर तुम वापस भी ना जाओ, और हम दोनों के बीच में कोई रोकने वाला भी ना हो, मतलब हम दोनों को कोई जुदा करने वाला ना हो। तो उसने पूछा, ये बात व्हाट्सएप पे, मैसेज में और फ़ोन पे हो रही है अलग अलग तारीख़ों पे। तो पूछती है कि कितना मज़ा आ जाएगा अगर हमारे बीच में कोई दीवार ना हो, कोई रोकने वाला ना हो, कोई टोकने वाला ना हो, और मैं तुम्हारे पास ही रहूं, जबलपुर में, यहाँ ना हूँ। तो इसका तरीका क्या है? तो कहते हैं कि काफ़ी सोचने के बाद मुकुल ने एक रोज़ अपनी दोस्त से ये साफ साफ कह दिया। उसने कहा देखो मैंने बहुत कुछ सोचा और कोई रास्ता है नहीं, सिर्फ एक रास्ता है,
और वो रास्ता है उस दीवार को गिरा देना, मतलब तुम्हारे पापा को रास्ते से हटा देना। जब तक पापा रहेंगे हम तुम मिल नहीं पाएंगे और पापा ऐसे होने नहीं देंगे। तो कहते हैं जब उसने सुना तो उसने कोई विरोध नहीं किया, वो उसने रोका भी नहीं, टोका भी नहीं। अब वो जब थी तो उसके सिर्फ एक था कि नहीं हम दोनों को साथ रहना, आगे क्या है हमें कुछ मालूम नहीं। अब ये हुआ कि पापा को हटाना है रास्ते से, तो फिर एक भाई भी है, कल को फिर भाई के साथ भी यही सारी चीज़ होंगी, भाई भी रोके टोकेगा। तो ये कि दो ही लोग हैं तुम्हारी ज़िंदगी में जो सबसे करीबी हैं, एक तुम्हारा भाई और एक तुम्हारा बाप। तो अगर इन दोनों को हटा देते हैं तो फिर कोई टोकने वाला नहीं, हमारी ज़िंदगी होगी, हम आज़ादी से जिएंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ रहेंगे। ये बात भी उसने अपनी उस फ्रेंड को बताई और कमाल देखिए कि उसका दोस्त उसके बाप और उसके भाई के कत्ल की बात कर रहा है और वो उधर से ये नहीं कह रही कि नहीं ऐसा मत करो, कोई और रास्ता निकालते हैं, मनाएंगे पापा को, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, वो खामोशी से उसका सपोर्ट करती है, कहती है ठीक है जो तुम्हें बेहतर लगे, हम दोनों को बस मिलना है। अब लड़के को मालूम था कि सहमति मिल चुकी है। इसके बाद उसने प्लान शुरू किया 1 महीने पहले। उसने कहा कि अब कैसे करना है, क्या करना है, तो सारी चीज़ें उसने सबसे पहले एक हथियार लिया और वो भी सब ऑनलाइन। वो लड़का साउथ इंडियन फिल्में इतना देखता था, मैंने आपको पहले कहानी में इसका जिक्र किया है, तो उसे मालूम था कि कैसे कैसे बचना है। बेसिक चीज़ें, मोबाइल, सीसीटीवी कैमरा, फिंगरप्रिंट्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जो किसी भी केस में किसी को आसानी से फंसा देती हैं। तो इस दौरान में वो साउथ इंडियन इतनी फिल्में देख चुका था कि उसके दिमाग में बस यही सारे चल रहे थे कि कैसे क्राइम करना और कैसे बचना है, दोनों उसके एस्पेक्ट। तो उसने सबसे पहले कहा कि अब मारने के लिए क्या चाहिए, तो चॉपर चाहिए। तो उसने सर्च किया और उसको बाद उसे लगा कि अगर जाकर जबलपुर की किसी कॉलोनी, किसी मोहल्ले से ख़रीदेंगे तो पक्का सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाऊंगा, और दूसरा कल को वो दुकानदार बता देगा ये चॉपर ख़रीद कर गया, तो हथियार ख़रीद के ले जा रहा हूँ तो पकड़ा जाऊँगा। तो उसने दिमाग लगाया, ये भी साउथ इंडियन फिल्म से। उसने ऑनलाइन सर्च किया, चॉपर मिल गया, उसने 2 चॉपर के ऑर्डर दिए। ये सब मर्डर से 1 महीने पहले, ये नहीं अभी फरवरी की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसने 2 चॉपर का ऑर्डर दिया, एड्रेस अपना नहीं दिया। जो रेलवे स्टेशन, उस रेलवे स्टेशन के बराबर में उसका एक जानने वाला था, उसने उस घर का एड्रेस दिया। अब जब डिलीवर होता है तो उससे पहले फ़ोन करता है या कोई मैसेज करता है। तो जो डिलीवर का टाइम और डेट था, क्योंकि टाइमिंग भी देते हैं कि 6 to 8 या बिटवीन 4 to 6 डिलीवरी टाइम, तो जिस दिन तारीख और टाइम होता वो अपने उस दोस्त के घर के बाहर खड़ा हो जाता, और जैसे ही कोरियर बॉय आया था डिलीवरी के लिए, वो उससे घर के बाहर ही ले लेता। उसको ये भी नहीं पता चलता कि यही घर है, क्योंकि उसके पास डिटेल होता। तो इसी तरीके से उसने छोटी छोटी चीज़ें ऑनलाइन मंगाई। उसके बाद अपने जो घर का गैराज है वहाँ रखना शुरू किया, और सुबह से रात तक पूरे इलाके की रेकी करता रहा। उसे ये भी पता था, पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे कहाँ कहाँ लगे हैं, लेकिन उसकी मजबूरी ये थी कि वो कैमरे को नहीं हटा सकता था, क्योंकि कैमरे की ऊंचाई थी, फिर दिन भर कोई ना कोई लोग टहलते घूमते। तो उसकी कोशिश है, उसका शुरू में तो ये प्लान था कि जो कॉलोनी के आसपास के कुछ सीसीटीवी कैमरे हैं उसको गायब कर दो, लेकिन वो वहाँ तक उसकी पहुँच नहीं हो पाई, तो इसलिए कैमरा उससे छूता रह गया। बट उसे पता था कि ये कैमरे के थ्रू वो ज़रूर खुलासा होगा, और इसीलिए उसने फिर भी इतनी एहतियात बरती कि जब कॉलोनी से वो निकल रहा था कत्ल के बाद, तो वो और वो लड़की एक साथ नहीं निकले, जबकि वो निकल गया तो 5 मिनट के बाद वो लड़की पीछे आई, ताकि कैमरे में भी कैद हों तो लगे लोगों को कि दोनों अलग अलग 2 इंसान जा रहे हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर दोनों एक साथ पकड़े गए, उसके बाद फिर आगे पकड़े गए तो खुलासा हुआ। तो खैर पूरी प्लानिंग की, फिर कत्ल किया। अब कत्ल करने के बाद दोनों भागे। भागने की प्लानिंग भी पहले से थी। इन्हें यह मालूम था बेसिक कि जब भागेंगे तो फिर अपने फैमिली, क्योंकि तब तक तो खुलासा हो चुका होगा कि 2 कत्ल करके भाग रहे हैं, दोनों के रिश्ते का भी खुलासा हो जाएगा, क्योंकि राजकुमार के भाई भी बता देंगे कि वो यहाँ पे घर पे क्यों भेजा था उन्होंने, इस लड़के के साथ जो उसके रिलेशन थे उसके बारे में जानकारी थी, तो ये रिश्ता खुल जाएगा, तो फिर दोनों की भी तलाशी होगी। तो इसीलिए उन्होंने भागने की जो प्लानिंग पहले से की और रूट भी पहले से तैयार किया, रूट की कहाँ कहाँ भागना है, किन किन इलाकों में नहीं जाना है, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि जो भागेंगे तो एक लंबा वक्त, इनको इतना भरोसा था
कि पुलिस हम तक नहीं पहुंचेगी कि इन्होंने लंबी प्लानिंग की। लड़के ने अपना एक उसका क्रेडिट कार्ड था, लेकिन उसमें पैसे नहीं थे ज़्यादा, वो अपने साथ उसने रखा। कुछ उसने पैसे जोड़ के अपने पास रखे घर में पहले से ही कि ये भागने के काम आएंगे। इसके बाद ये सारा जब हो गया तो अब उसने लड़की से कहा कि तुम भी इंतज़ाम करो। लड़की ने अपने माँ के सारे जेवर, चूँकि माँ की मौत साल भर पहले हुई थी, घर में रखा हुआ था, माँ यही सोच कर रखा हुआ था कि कल को उसकी शादी होगी तो माँ के जेवर सब उसी को दे देंगे। तो उसने जेवर इकट्ठे कर लिए। उसने कत्ल के बाद अपने फादर का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इसको रख लिया और सबसे पहला काम यही किया था कि ये लोग भागने के बाद, इससे पहले कि नहीं लगे कि पहले पुलिस पकड़ेगी, कुछ पैसे निकाल लिए, जो बाकी घर में कैश था वो रख लिए। तो करीब करीब 1.5 लाख रुपए इनके पास थे, सब कुछ। उसके बाद ये यहाँ से निकलते हैं और फिर पुलिस इन्हें ढूंढ रही है और ये कहाँ कहाँ भाग रहे हैं, जो अब तक के अलग अलग शहरों के सीसीटीवी, करीब आधा दर्जन स्टेट, ये मध्य प्रदेश, वहाँ से गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ भटके अलग अलग, कहीं कभी किसी आश्रम में, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी नॉर्मल गेस्ट हाउस में ये रुकते गए। इन्होंने बीच बीच में एटीएम भी यूज़ किया। शातिर इतने हैं कि पेशेवर अपराधियों को भी पीछे छोड़ दें, जो चूँकि मोबाइल हर वक्त बार बार तो ख़रीद नहीं सकते, आप सिम बदल सकते हो, तो इन्होंने IEMI इनका एक ही था, सिम इन्होंने कुछ बदले, लेकिन उस IEMI से पता चल जाता था कि यही नंबर है। तो जब ये मोबाइल ऑन करते तो पुलिस को इनका लोकेशन पता चलता और वो लोकेशन के ज़रिए ही पता चला कि मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और पश्चिम बंगाल में पहुँचे। और CCTV फुटेज से ये भी पता चला कि इन लोगों ने ATM का यूज़ किया। लेकिन पुलिस भी हैरान थी इनकी सोच पर। इन्हें पता था कि कैसे पकड़े जाएंगे और कैसे बचेंगे। ये जहाँ जहाँ ATM का यूज़ करते, जिन शहरों में जिस ATM के ब्रांच में, वहाँ सुबह से अपना मोबाइल बंद कर देते ताकि लोकेशन ना पता चले, और जब ATM यूज़ कर लेते उसके बाद मोबाइल को ऑन करते। जहाँ मोबाइल ऑन रखते वहाँ कभी ATM यूज़ नहीं करते, जहाँ ATM यूज़ करते वहाँ कभी मोबाइल ऑन नहीं करते। और इसीलिए जब ATM के थ्रू इनके पैसे विड्रॉल की रिपोर्ट आती, क्योंकि पुलिस ने क्या किया था कि जो इसके फादर का बैंक था उसके अकाउंट को फ्रीज़ नहीं किया। दो चीज़ें कई बार होती हैं क्राइम में, एक जैसे मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया तो अब जाहिर सी बात है लोग उसको ब्लॉक करा देते हैं, तो ब्लॉक हो गया तो फिर कई बार आप कैसे पता चलेंगे कि कौन कॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, या आप, तो उसी तरीके से बैंक अकाउंट है कि अगर फ्रीज़ करा देंगे और उसने ATM में जाकर देखा और उसने आ गया कि फ्रीज़ है, तो दोबारा वो ATM तक नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो फिर उस तक पहुंचना पुलिस के लिए मुश्किल है। तो पुलिस बैंक गई, उसने देखा खाते में कितने पैसे हैं, बहुत ज़्यादा थे नहीं, तो पुलिस ने कहा इनको बैंक को फ्रीज़ मत करो, ATM यूज़ करने दो जो डेबिट कार्ड है, क्योंकि उस डेबिट कार्ड से ये पता चलता रहेगा कि ये किस शहर में कहाँ का ATM यूज़ कर रहे हैं। ATM में एक कैमरा होता है। तो इत्तेफाक से जहाँ जहाँ इन्होंने ATM यूज़ किया उसकी डिटेल पुलिस के पास आ गई। लेकिन अब ATM अभी यूज़ कर रहे हैं, मान लो सपोज़ 12 बजे, और पुलिस को उसके बाद पता चल रहा, फिर पुलिस की टीम जा रही, तब तक 1-2-3 घंटे निकल गए, वो तो 1-2-3 हो जाते हैं। तो इसलिए पुलिस ने बैंक को, अकाउंट को फ्रीज़ नहीं किया। लेकिन अब 40 दिन हो गए, लगभग पैसे भी निकल गए, अब पुलिस को लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए अब पुलिस ने जाकर उस बैंक को, अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया है, क्योंकि लगता है कि अब उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली चीज़ अब सामने आई, जो इनका आखिरी लोकेशन मिला अभी लेटेस्ट, वो मिला है पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के पास। अब जब पुलिस उस बॉर्डर के पास के लोकेशन और उस मोबाइल नंबर को ट्रेस करती है तो एक और चौंकाने वाली जानकारी मिलती है कि इससे पहले इनका एक लोकेशन नेपाल बॉर्डर पर भी मिला था। दो लोकेशन से अब ख़तरा ये है कि ये दोनों देश के करीब आधा दर्जन स्टेट में छुपते छुपाते अब सरहद पर पहुंच गए, और इन्होंने 2 ऐसे देश चुने जहां की सरहद की सीमा को पार करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। वजह ये कि नेपाल में आपको ना पासपोर्ट चाहिए ना वीज़ा चाहिए, आप यूं ही जा सकते हैं। बांग्लादेश में पासपोर्ट और वीज़ा ज़रूर चाहिए, लेकिन बांग्लादेश की जो सरहद है वो कम से कम पश्चिम बंगाल के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ
सरहद होते हुए भी सरहद नहीं है, तो आप आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एजेंट घूमते भी रहते हैं। तो एक नेपाल और दूसरा बांग्लादेश। अब सोचिए, एक 18-19 साल की लड़की, एक 21-22 साल का लड़का, 40 दिन से पूरी एमपी पुलिस को उसने घुमा दिया। इन 40 दिनों में एमपी पुलिस ने